तो दोस्तों आज हो गया 23 जून 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी होता है समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान 30 जून तक नहीं करने पर कटेगा कनेक्शन, आने लगा है एसएमएस। जी हां, आपको बता दें कि पटना विद्युत उपभोक्ताओं के पास बिजली बिल जमा करने के लिए एसएमएस आने लगे हैं। 30 जून तक बकाया बिल जमा करने का आग्रह किया जा रहा है और अप्रैल और मई में पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान ने सिर्फ 78 करोड़ रुपए राजस्व वसूली की है। जून के 21 दिनों में 80 करोड़ रुपए राजस्व वसूली हुई है। ऐसे में विभाग जल्द ही इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने के लिए कह रहा है। आपको बता दें कि बिजली कंपनी 1 जुलाई से बकायेदारों का कनेक्शन काटने जा रही है। इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के महाप्रबंधक राजस्व अरविंद कुमार ने बताया है कि पैसू में 1.50 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल जमा नहीं किया गया है। 1 जुलाई से बिजली कनेक्शन काटो अभियान चलेगा। आज की दूसरी बड़ी खबर लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी है। सोमवार को स्थिर रहने के बाद मंगलवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की है। इसी के साथ पेट्रोल डीजल की कीमत अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि मंगलवार यानी 22 जून को पेट्रोल का भाव 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया। वहीं डीजल का रेट भी 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तेल कीमतों में हुई इस इजाफे के बाद दिल्ली के बाजार में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 97 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर पहुँच गई है। तो वहीं डीजल का भाव भी बढ़कर 88 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आज की तीसरी बड़ी खबर, लोक जनशक्ति पार्टी 2 गुटों में बढ़ गई है। पशुपति पारस और सांसदों की बगावत के बाद चिराग पासवान बैकफुट पर आ गए हैं। सियासी संकट में घिरे चिराग पासवान ने कहा कि परिवार ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा तो बीजेपी ने मझधार में छोड़ दिया है। ऐसे में चिराग पासवान ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को याद दिलाया कि बिहार में जब नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया था तब उनकी पार्टी एलजेपी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ी थी। आपको बता दें कि लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने द हिंदू को दिए इंटरव्यू में कहा है कि बीजेपी ने लगता है कि मेरा साथ छोड़ दिया है क्योंकि बीजेपी के किसी भी नेता ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। ये हमारे लिए दुख की बात है क्योंकि मेरे पिता ने पूरे दिल से बीजेपी और प्रधानमंत्री का समर्थन किया था। चाहे राम मंदिर हो, CAA से लेकर अनुच्छेद 370 हटाने और 3 तलाक के मुद्दे पर हम सरकार के साथ थे, जबकि जेडीयू इन सभी मुद्दों पर उनके साथ नहीं थी। चिराग पासवान ने कहा कि संकट की इस घड़ी में जब मुझे उनकी यानी कि बीजेपी की ज़रूरत थी और मुझे उम्मीद थी कि वो कम से कम मेरा साथ देंगे, लेकिन किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। आज की चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस को किनारे कर विपक्ष के अन्य दलों को नए मंच पर लाने के लिए एनसीपी नेता शरद पवार के दिल्ली आवास पर मंगलवार को अलग अलग दल के नेताओं की बैठक 2.5 घंटे बाद समाप्त हो गई थी। आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई वाली यूपीए की जगह अब नए एक गठबंधन का कवायद तेज हो गई है। बैठक को लेकर सबसे पहले प्रतिक्रिया तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा की ओर से आई। हालांकि उन्होंने बस इतना ही कहा कि राष्ट्रमंच की बैठक 2.5 घंटे चली और कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा कि मीडिया में बताया जा रहा है कि राष्ट्रमंच की ये बैठक शरद पवार ने भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों को एकजुट करने के लिए की थी। यह पूरी तरह से गलत है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बैठक पवार के आवास पर हुई, लेकिन उन्होंने ये बैठक नहीं बुलाई थी। आज की 5वीं बड़ी खबर, महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि एक दिन ये खुद ही गिर जाएगी, तब हम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर काम करते रहेंगे। जिस दिन ये सरकार गिर जाएगी हम जनता को विकल्प देंगे। हमें भरोसा है कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कहा है कि यह सरकार किसानों और मराठा आरक्षण के मुद्दों पर बात करने से बच रही है और सो रही है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से बुलाई गई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग को बीच में छोड़कर निकले देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह सरकार जन सरोकार के मुद्दों पर बात करने से बच रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसलिए हमने आज एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया। फडणवीस ने कहा कि सरकार कोरोना संकट का हवाला देते हुए विधानसभा का सत्र बुलाने से बचती रही। एक बार फिर से सरकार ने सिर्फ 2 दिन के मानसून सत्र का प्रस्ताव दिया है। आज की छठी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट आते ही सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दल वोटों की गणित में नई रणनीतियां बना रहे हैं। इसी क्रम में शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी की अगुवाई वाली AIMIM के साथ ही दूसरे छोटे दलों से गठबंधन की तैयारी कर रही है। यही नहीं, इसके साथ ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन के विकल्प खुले रखे हैं। वैसे PSP लोहिया ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर गठबंधन में उसे 100 सीटों से कम मिलेंगी तो पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में पार्टी प्रदेश के सभी 403 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। ये बात पार्टी के मंडल प्रभारी श्री प्रकाश राय उर्फ लल्लन राय ने कही है। किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या तय हुआ, इसके बारे में विस्तार से आपको हमारे 2 साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, 3 साथी
मजीद साहब, घनश्याम तिवारी और पवन वर्मा। पवन, ये 3 लोग विस्तार से आपको ब्रीफ करेंगे जो 2.5 घंटे का डिस्कशन हम लोगों का हुआ उसके बारे में। और इसलिए आप लोग धैर्य रखिए, सारी बात बताई जाएगी और सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल का सर, बस सर एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। नहीं, हम अभी कुछ नहीं। ठीक है तो कौन सा क्या कहें? शुरू करिए सर यू कैन स्टार्ट। आगे कर लीजिए कुर्सी। देखिए, सबसे पहले तो एक बात का खुलासा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया में पिछले 24 घंटों से जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या इवन प्रिंट मीडिया हो, कि ये राष्ट्रमंच की सभा एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करने के लिए शरद पवार जी ने बुलवाई। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभा शरद पवार साहब के मकान पर हुई है, लेकिन ये शरद पवार साहब ने नहीं बुलवाई है। पहली बात, ये सभा राष्ट्रमंच के प्रमुख हमारे यशवंत सिन्हा जी की तरफ से बुलाई गई थी, और हम सब जो राष्ट्रमंच के फाउंडिंग मेंबर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने सब सहयोग के साथ इस सभा का आयोजन किया था। दूसरी बात, ये प्रचार हो रहा है कि ये एक राजनीतिक बड़ा कदम उठाया जा रहा है शरद पवार साहब के ज़रिए, और जिसमें कांग्रेस को अलग थलग छोड़ दिया गया है। ये बात भी गलत है। न तो राजनीतिक दृष्टि से कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई एक्सक्लूजन हुआ है। हमने उन मेंबरों को बुलाया है जो उस किस्म के हमारी आइडियोलॉजी जो है राष्ट्रमंच की, उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो जिसमें सभी राजनीतिक पक्षों के लोग आ सकते हैं। इसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं था। तीसरी बात, ये भी खुलासा आवश्यक है, कांग्रेस के भी मेंबरों को इसमें निमंत्रण मैंने खुद दिया है। मैं 5 कांग्रेस के एमपी के नाम दे सकता हूं, जिनमें विवेक तनखा जी, मनीष तिवारी जी, कपिल सिब्बल जी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी। मगर कुछ लोगों की तो जेन्युइन डिफ़िकल्टी उन्होंने हमसे कही कि भाई मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, मगर हमें आप अपने साथ समझिए। इस तरह के हमें मैसेजेस आए हैं। तो ये कोई कांग्रेस का बाइकॉट या कांग्रेस को अलग रखने के लिए एक कोई बड़ा गठबंधन बन रहा है, इस तरह का विचार जो चल रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। अब आज की सभा में विशेष तौर पर आज की ये एक मंच का जो आइडियोलॉजी है और मंच का जो कार्यक्रम है, उसके तहत ये तय हुआ है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल वातावरण जो आज देश में बना है, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए राष्ट्र मंच का क्या रोल होगा। इस